दोस्तों हमारे सामने एक चार्ट है और चार्ट मैं टेक्निकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं टेक्निकल कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले बताऊँ। मैं चार्ट में इन आंकड़ों को देखना चाह रहा हूँ। ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ, करने वाला हूँ जहाँ पे हुआ क्या पिछले 1 सालों में। एक छोटी सी स्टॉक थी और इस स्टॉक ने करीब करीब कह सकते हैं कि 86% की गिरावट दर्ज कर, मतलब 8-9 रुपए के आसपास का स्टॉक की प्राइस हुई होगी उस टाइम पे, 1 साल पहले की बात। अभी वो 1 रुपये 25 पैसे के आसपास रह गया। अब ये जो रह गया, क्या यहाँ पे कुछ बड़ी रैली होने की चांसेस बनती है, जिसकी वजह से मार्केट में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिला। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ने चलिए सेटअप बनाया, हो सकता है उन्होंने अपने शेयर को स्विंग किया हो, स्प्लिट किया हो, बाकी सारी कुछ चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे देखने को बात थी कि मार्केट में वहाँ पे वॉल्यूम आज तक के हिस्टोरिकल डेटा में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई मार्केट में। आखिर इस मार्केट वॉल्यूम के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हम एक नज़र डालते हैं और समझते हैं इस पेनी स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम है IFL इंटरप्राइजेज, जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 100 करोड़ के आसपास का है। कोई बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं, बहुत काफ़ी छोटी सी स्टॉक की कैटेगरी में इसको आता है। और ये भी कह सकते हैं कि इनका फिलहाल ये अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 3 गुने से 3.5 गुने के आसपास कारोबार करती है एट द टाइम ऑफ प्रीमियम। फेस वैल्यू की बात करें तो केवल 1 रुपये की फेस वैल्यू है फिलहाल, और 1 रुपये 25 पैसे के आसपास यदि स्टॉक मिल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि प्रीमियम पे कितनी परसेंट हो गया, प्रीमियम करीब 25% के आसपास की कहती है। जबकि इसका एक आकलन ये निकल के आता है, जो फेस वैल्यू यदि 1 का है तो बुक वैल्यू इसका काफ़ी छोटा है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू उससे भी छोटा है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। जबकि स्टॉक में यदि हम भीड़ की तरफ देखें, इस स्टॉक को खरीदने की भीड़ को लेकर, तो भीड़ 173 गुने की भीड़ है, जहाँ पे EPS कहता है ओनली 0.01 का। आखिर 1 पैसे की है, अर्थात एक कितना का हो गया, 1% की अर्निंग हुई, और 1% की अर्निंग के पीछे कितना कहती है, 173 लोगों की भीड़ है। जो कि सेक्टर में यदि आकलन करें तो सेक्टर में करीब 60 लोगों की भीड़ है। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक करीब करीब 3x का है डिफरेंस। जो ये कह सकते हैं ये जो प्राइस है, ये अभी क्या है, ओवर वैल्यूड है। एक तरह से ये लगता है कि ये स्टॉक में क्या है, नियर अबाउट द 25% से फेस वैल्यू का 25% जंप करता है, तो बुक वैल्यू तो आंकड़ा कहता ही नहीं। ROC की बात करती है 5% और ROE की बात करती है करीब 3% के आसपास की। जहाँ पे हायर टू हायर की बात करें तो करीब 60 रुपये तक इसकी स्टॉक थी। 1 साल पहले की बात है, अभी के टाइम में देखने को मिलती है कि 1 रुपये 10 पैसे के आसपास इसका स्टॉक की प्राइसिंग। आखिर ये ऐसा हुआ क्या, स्टॉक में 60 रुपये से गिर के करीब 1 रुपये 10 पैसे पे आ गया, लो टू लो की बात करें। अब यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग केवल 2% की होल्डिंग होल्ड करता है। और ये भी बड़ा अजीबो गरीब बात होती है कि खास करके ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, उसमें प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग से शिफ्ट क्यों कर जाते हैं। जहाँ पे डेट्स फ्री या ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी ही नजर आती है, तो करंट रेशियो के बारे में अच्छा खासा आंकड़ा निकल के आती रहती है, जो कि कहती है 8.94%। अब देखिए इसके पीछे ना हम दो चीज़ को जानेंगे, खास करके उसमें हमने एक फॉर्मूलाज का यूज किया जिसका नाम है R2R। अब ये R2R क्यों, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट की फिगर, कुछ फिगर बैलेंस शीट की, उसका कुछ फिगर इन द बैलेंस शीट PL की, और कुछ बैलेंस शीट की। इसमें बैलेंस शीट की और PL की कुछ फिगर को हमने हाईलाइट किया। उन बारे में हम जानेंगे, जहाँ पे रिस्क टू रिकन्सिलेशन की तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ रिस्क टू रिटर्न को देखेंगे, आखिर इनको मिलता क्या नजर आता है। जो कंपनी 2008 में कंपनी बनी थी, IFL Enterprises, is a does trading of the fabric and related प्रोडक्ट का कामकाज था फैब्रिक से, और उसके अलावा कंपनी शेयर मार्केट में कामकाज करने लगी। मतलब ये मुझे कई दफ़ा ना कुछ कंपनी की सिचुएशन समझ नहीं आती। आखिर कंपनी, चलिए कोई बात नहीं, एक सेक्टर में 10 सेक्टर में काम की, लेकिन सेगमेंट वाइज तो डिटेल दीजिए, आखिर किस सेगमेंट से कितना निकल के आता है। मोस्टली कंपनी में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को नज़र नहीं आती है। तो चलिए थोड़ा सा हम उसको सेगमेंट वाइज भी देखने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहली बार है, तो आपकी फीडबैक हमारी कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। और चलते हैं जानने को लेकर के इस कंपनी का। इस कंपनी में देखा गया कहती है जो क्या क्या करती है, कहती है सर्विसेज का कामकाज है, कुछ प्रोडक्टिविटी का कामकाज देखने को मिलती है, कुछ पेपर्स और कटिंग के लेकर करती है, और कुछ कोर वैल्यू की बात करती नजर आती है। इनके पास कुछ वेबसाइट्स पे इस तरह के इंफॉर्मेशन कैप्चर
करते नजर आते हैं पीयर्स को लेकर के, जहाँ पीयर्स में एवेन्यू सुपरमार्ट की लिस्ट में नाम निकालती है, डीमार्ट्स जिसको कहते हैं, ट्रेंट और ढेर सारी कंपनी। जब मुझे लगता है कि इन सब कंपनी से कंपेयर करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि यदि इन सब की कंपनी का यदि कंपेयर करें तो किस बेसिस पे करें, क्या इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी से करें, या इनकी प्राइस वैल्यू से करें, या मार्केट कैप से करें, या फिर इनके स्टॉक में भीड़ से करें। तो मुझे लगता है कि भीड़ से कंपेयर करना सबसे बेटर हो सकता है, क्योंकि अब इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिला है कंपेयर टू अदर स्टॉक, जहाँ पे डी मार्ट से भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ बनी हुई है। छोटे स्टॉक में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए इसका भी एक आकलन करते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर के, जहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तादाद करीब कहते हैं करीब 64-65 हज़ार के आसपास की लिस्ट निकल के आती है, जो कि 30 जून तक का आंकड़ा कहता है। जो कंपनी में कभी कुछ नहीं था, नियरली 150, 200, 300 लोग हुआ करते थे, वहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, इसको खरीदने को लेकर के ढेर सारे लोग आए, और पोजीशंस में देखने को मिला कि केवल केवल 1600 से सीधे सीधे बढ़ती 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 पिछले एक साल के दौरान में 64,000 से ज़्यादा की तादाद बन गई। आखिर यहाँ पे कुछ बड़ी तो रैली हुई थी, जब बड़ी रैली हुई थी पिछले एक साल में, तो आखिर यहाँ पे वॉल्यूम सेटअप हुआ, प्राइस बढ़ी नहीं, प्राइस डिक्रीज कर गया। तो अब जिन लोगों ने लिया उनका क्या करना, उनके हाथ में क्या मिला है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं सेंटिमेंटल पे और प्रैक्टिकल कॉल के अंदर है। यहाँ पे लगातार देखेंगे कुछ ट्रेडिंग सेशन से, तो यहाँ पे लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर, तब लगातार लोअर सर्किट का है, जब चलती है तो अपर सर्किट, जब गिरती है तो लोअर सर्किट से गिरती नजर आती है। अब इसके बारे में एक नज़र डालेंगे, जहाँ पे हम फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं, और उसमें फाइनेंशियल में देखते हैं आखिर फाइनेंशियल इसका क्या कहता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो फाइनेंशियल इसका अपडेटेड है, उसमें सेल्स के बेसिस पे देखें तो सेल्स इनका लगातार बढ़ा है, ऐसा नहीं बढ़ा। सेल्स में क्या हुआ, लगातार ग्रोथ लेवल बनाई है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका गिरावट देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट केवल और केवल 3 लाख कहता है, 15 करोड़ के टर्नओवर में केवल 3 लाख का प्रॉफिट बुक कर। कैसा कारोबार है जहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी ही कम है, मतलब इससे अच्छा तो होता ही नहीं, जीरो कर देता है। इसके पीछे कुछ कारण देखें, क्या इनके प्रॉफिट जो कम हुई इसका पीछे कारण क्या है। तो कारण तो ये देखने को मिला कि इनके पास पहले तो नुकसान देखने को मिलता है, और जो अदर इनकम आता है 32 लाख के आसपास, उसी से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया करीब 3 लाख के आसपास का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये क्या कहता है, यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे तो अच्छी खासी उछाल थी, लेकिन प्रॉफिट में एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज करती है। जिसकी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की तरफ देखें तो वो कुछ आंकड़ा देता होगा, और वो ये देता है आंकड़ा, जो रिवेन्यू में करीब 460% की गिरावट जंप करती है, जबकि बाकी सारी चीज़ों में करीब करीब ये कहती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करीब 197% बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद नेट इनकम की साइड देखें तो करीब 91%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो करीब 96% से 98% के आसपास की गिरावट दर्ज करती नजर आई। अब आते हैं आंकड़ों को लेकर है, जहाँ पे ईयर या रियल बेसिस पे पता चलेगा जो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम इसको देख पाए तो ये कहती है जो सेल्स में कुछ ग्रोथ लेवल है, कहती है ऑब्वियसली ग्रोथ लेवल है, सेल्स में करीब करीब ग्रोथ लेवल कहती है। परसेंटेज के बेसिस पे भी जो 8 करोड़ था वो करीब 21 करोड़ में कन्वर्ट लास्ट 13 महीने 12 महीने का हुआ है, लेकिन इससे यदि देखें तो ये नियर अबाउट द सेम था, उसमें कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं। जबकि प्रॉफिट में देखने को मिलते हैं कि प्रॉफिट में थोड़ा सा पार्ट्स में इंक्रीज करती हुई नजर आती है। तो इसका भी एक आंकड़न देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कहता है। तो रेवेन्यू कहता है करीब 4% से ग्रो करती है, और नेक्स्ट यदि अब एक्सपेंसेस की बात करूँ तो करीब 37% से जंप करने के बाद जो नेट इनकम है वो 63%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 55% के जंप के साथ ईबिटा 102% की उछाल के साथ बंद होती है। ये उछाल के साथ बंद होती हुई स्टॉक में इसका हम आंकड़ा करेंगे R2R से लेकर के R2R क्या कहता है इसके आंकड़ों को, तो समझते हैं। इसका बैलेंस शीट फिगर ये कहता है तो क्या इन्होंने बोरोइंग्स को लेकर कुछ किया। सबसे पहले बात कहते हैं कि इन्होंने अपनी कैपिटल को लेकर के यहाँ से चेंज किया, जो 18 करोड़ के आसपास था वहाँ पे 25 करोड़ का डेवलप किया। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, कैपिटल इंक्रीज करती नजर आती है। इसके बाद बोरोइंग्स को लेकर के कुछ कहती है 34 लाख का बोरोइंग्स है। 34 लाख की बोरोइंग्स के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ निवेशक की इन्वेस्ट भी करीब 21 लाख के आसपास करती है। फाइनल
और जिनका जो कि फिक्स एसेट्स की बात करें तो वो भी करीब 1.56 के नियर अबाउट है। अब आते हैं इसका ये आंकड़ा करते हुए जहाँ पे अदर एसेट्स की बात करती है, अदर एसेट्स में पड़ा क्या। अदर एसेट्स की बात करें जहाँ पे कहती है कंपनी 5 करोड़ का इनका टोटल मार्केट में उधार पड़ा हुआ है। इस उधार के पीछे देखेंगे तो कुछ आंकड़ा निकल के आता है जहाँ पे हमारे पास रिस्क के लिए आंकड़ा निकल के आता है कि रिस्क कितनी दिनों के लिए बनता है। तो रिस्क की दिन की बात करें तो कहता है नियरली 230 दिन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनती है। और कह सकते हैं जो 8 महीने का इसका टाइम फ्रेम होगा, जो कि कह सकते हैं हाईली हाईली रिस्क पे इनका फंड पड़ा हुआ है, जो कि 5 करोड़ है। और 5 करोड़ के बेसिस पे देखा जाए तो इनकी 8 करोड़ में 5 करोड़ तो मार्केट में इनके फंसे हुए हैं, जबकि प्रॉफिट केवल 85 लाख का करती है। और 5 करोड़ भी मार्केट में क्या है, लगे पड़े नजर आते हैं। इनके लिए डिमेरिट की संकेत देता है। इसी चीज को हम थोड़ा एक और नजर डालते हैं, निवेशकों को लेकर के भी देखेंगे निवेशक इसके मन में क्या सोचते हैं इस स्टॉक को लेकर के। यहाँ देखा गया है निवेशकों के मन में लेटेस्ट सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो अभी एनईएजीएम की तैयारी चलती नजर आती है। और यहाँ पे निवेशकों की बात करें तो निवेशकों जो 64,000 के आसपास के निवेशक थे वो लगातार बने हुए नजर आते हैं, जो कि लगातार बढ़ती नजर आती है। एनालिसिस के पार्ट में ये कहती है कि ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी थी। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है आंकड़ा जो ट्रेडिंग दर करीब 3.5 गुने के आसपास ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा लो है। अर्निंग इंक्लूडिंग द अदर इनकम्स इनके पास करीब काफ़ी ज़्यादा रहा, करीब 1.5 करोड़ तो अदर इनकम हो गया। अदर इनकम के साथ कुछ छोड़ दिया जाए, जबकि हाईली हायर डिविडेंड डे की बात करती है, लेटेस्ट डे की बात करती है। मतलब इनके कुछ ना कुछ डिमेरिट भी यहाँ पे देखने को नजर आती है। केवल केवल एक पॉजिटिव इन द डेट्स भी क्या की नारा देती नजर आती है। इस स्टॉक के बारे में हमने जाना और समझा। जहां तक ये भी देखा कि पिछले 1 साल के दौरान तो ये सिचुएशन थी, पिछले 5 साल के दौरान देखने को मिलती है कि स्टॉक उसी प्राइस के आसपास आके अटकने वाली है। इस प्राइस के आसपास कभी इस स्टॉक में हुआ करती थी। तो ये कह सकते हैं इस टाइम में जो मार्केट ने पिछले 5 साल के दौरान जो रिएक्शन किया था वो एक अलग से रिएक्शन था। मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने लिया, उनको बिकवाली का मौका ही नहीं मिला, उनके लिए तो क्या हुआ, मार्केट में सीधे सीधे गिरावट का माहौल है। हमेशा उनको ना कुछ नुकसान दे के गया है और आज भी उनको नुकसान यहाँ से नहीं दे पा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी यहीं पे होगा। और यहाँ से जब जिन्होंने लिया है उनको अभी भी आज भी उनको 400% का ग्रोथ लेवल देखने को मिली है। आज की स्टॉक लर्निंग हमने ये जाना, इसमें सेगमेंट वाइज डिटेल के हमने कहा था सेगमेंट वाइज कुछ होगा, तो इसमें कोई सेगमेंट वाइज की बात नहीं करती है। इसलिए ये नहीं पता चलता आखिर ये ट्रेडिंग कर रही है स्टॉक मार्केट में या ये अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है। इनकी पीपीटी की तरफ देखें कुछ अपडेट्स हैं तो पीपीटी भी कुछ नहीं है ऐसा, कोई लेटेस्ट पीपीटी भी अपडेट नहीं किया हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे जहाँ पे कुछ न्यू न्यू लर्निंग्स के साथ, न्यू कंसेप्ट, न्यू स्ट्रेटजी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।